नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में स्वागत है। दोस्तों, जो भी रीट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए सबके लिए अग्रिम बधाई। बहुत बहुत आप अच्छे से तैयारी करें और आपका शिक्षक बनने का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसी हम उम्मीद और आशा करते हैं। आज हम हिंदी विषय के अंदर जो नया सिलेबस अभी आया है, जिसके अंदर एक टॉपिक आया है विराम चिन्ह का, तो आज दोस्तों हम बिना किसी भूमिका के डायरेक्ट हम बात करेंगे। आज एक टॉपिक है विराम चिन्ह, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो विराम चिन्ह हिंदी के अंदर काम में लिए जाते हैं उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके आ सकता है। गारंटी से आपके प्रश्न आएगा, तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो, चाहे आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हों, ये दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इसके अंदर हम जानेंगे लगभग 12 तरह के हम आपको इसमें चिन्हों के विषय में बताएंगे कि किस प्रकार से उन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह का मतलब सीधा सा होता है ठहराव या रुकाव, ठहराव या रुकना। यानी कि जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो हमें कभी कभी बीच में कुछ समय के लिए रुकना होता है, कुछ सेकंड के लिए हमें ठहराव करना पड़ता है। वही ठहराव या रुकाव जो होता है उसी का नाम विराम चिन्ह होता है। अब इन विराम चिन्हों को अलग अलग हम उदाहरणों के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। हमारे जो रेफरेंस बुक हमारी रहेगी, जिसमें आप रेफरेंस बुक के रूप में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 9th से लेकर के और जो 12th तक की जो बुक्स चलती है ग्रामर के लिए, उसी के आधार पर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है विराम चिन्ह, ठीक है। हम विराम चिन्ह के बारे में पूरी जानकारी करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि विराम चिन्ह होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। इसमें से लगभग 1 या 2 सवाल जो भी आएंगी वो आपका गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छे से सुन लो, बस क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। देखिए, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकना, यानी विराम चिन्ह का मतलब ठहराव या रुकना होता है, ठीक है ना। मतलब किसी भी भाषा को बोलते समय या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। आपको पता है विराम चिन्ह हिंदी के अंदर, जैसे कि विराम चिन्ह है, बिंदी है, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम उदाहरणों से आपको बिल्कुल समझाएंगे। इसमें हम 12 प्रकार के विराम चिन्हों की बात करेंगे। आगे है इसके अंदर कि विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे मान लो किसी वक्ता ने कोई भी बात बोली तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव भी होते हैं, कहीं पर कुछ रुकना होता है, कहीं पर हमें कुछ विराम करना होता है। यदि हम सही विराम के हिसाब से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उतार चढ़ाव के हिसाब से बोलेंगे, तभी जाकर के आपकी बात सामने वाले तक पहुंच पाएगी और जैसा आप बताना चाह रहे हो उस रूप में वो बात आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपको याद होगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बहुत मतलब अंतर आ जाता है वाक्य के अंदर, शब्द वही हैं लेकिन एक विराम चिन्ह के वजह से काफी अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा में स्पष्टता आ जाती है इनके प्रयोग से। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यदि हम सही प्रकार से इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, इसमें एक उदाहरण जैसे कि हमने अभी बताया था आपको, उस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण है, रोको कॉमा लगा दिया, फिर लिखा है मत जाने दो, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉमा लगाया इन्होंने, रोको फिर कॉमा मत जाने दो। अब यहां पर देखो रोको मत जाने दो, तो यहां पर मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जा रहा है, उस हम कह रहे हैं कि रोको उसको और मत जाने दो, ठीक है। अब इसी वाक्य को हम इस प्रकार बोलते हैं, आगे लिखते हैं रोको मत जाने दो। अब देखो अर्थ बदल गया पूरा का पूरा। मतलब ये कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो उसको। जैसे राम घर जा रहा है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई रोको मत जाने दो। ये तो हुआ दूसरे वाले वाक्य का अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है। अब पहला वाला जो वाक्य है उसमें कह रहे हैं कि रोको मत जाने दो, कह रहे हैं रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोको, राम को मत जाने दो उसको। ये है
विराम चिन्ह का आपका फर्क, विराम चिन्ह की वजह से ये परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे ही आपको समझना है प्रत्येक विराम चिन्ह के विषय में कि वही किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं और परीक्षा के अंदर कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्हों को हम इसमें जानेंगे और कौन कौन से विराम चिन्ह का क्या चिन्ह होता है। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुस्तक के अंदर हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें हम प्रमुख चिन्हों की बात कर रहे हैं। आपके इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता है, ये हमारी गारंटी है। यदि विराम चिन्ह का प्रश्न बनता है तो आपका इन्हीं में से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां देख रहे हैं पहले नंबर पे लिखा है पूर्ण विराम। क्या लिखा हुआ है? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम क्या होता है इसके विषय में हम अलग से जानकारी आपको देंगे, यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आपको हम बताएंगे। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है सीधा सा है, सिंपल सा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए हम आपको झूम करके दिखा दें। देखिए अब देखो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे हम डंडा खींच देते हैं, कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद में हम ऐसा डंडा खींचते हैं ना, उसी को हम कहते हैं बच्चों पूर्ण विराम। ठीक है, यहाँ तो अब केवल हम चिन्हों के नाम बता रहे हैं और इधर उनके चिन्ह किस प्रकार के दिखेंगे वो बता रहे हैं। इसके बाद में हम इनको एक एक को बताएंगे आपको उदाहरणों के माध्यम से, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखो अगला है अर्ध विराम। अब अर्ध विराम का किस प्रकार का चिन्ह होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार का होता है, ऐसे बना रहता है। ठीक है, ऐसे हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं तो इससे मतलब है कि हम रुकते तो हैं लेकिन अर्ध समय के लिए रुकते हैं। ठीक है, अर्ध विराम। इसके बाद में होता है अल्प विराम। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम में हम कुछ समय के लिए रुकते हैं। अल्प, जब हमें अल्प रुकना होता है तो हम उसमें इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। देखो ऐसे, जैसे हम कॉमा की तरह लगाते हैं ना, इस प्रकार का हम चिन्ह वहां पर लगाते हैं कॉमा की तरह, ऐसे प्रयोग में इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है अल्प विराम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये चिन्हों की पहचान भी होती है। प्रश्न आपका यहाँ से भी बन सकता है, सीधा सा आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, या अल्प विराम से संबंधित नहीं है, या अर्ध विराम से संबंधित है। कोई भी प्रश्न आपका बन सकता है। आगे है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक सिंपल सा है, जो प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है वही हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो इसको तो हम जानते ही हैं, जब भी कोई भी प्रश्न हम करते हैं तो प्रश्न के बाद में हम इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं। इससे ये पता लगता है कि ये प्रश्न है, यानी प्रश्न हो रहा है। ठीक है, जैसे राम का भाई कौन है, या राम कहाँ रहता है। ठीक है, राम क्या करता है। जहां भी प्रश्न बनते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, वो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। आगे है विस्मय सूचक। ठीक है, विस्मय का सूचक जो होता है उसमें हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे, और ये चिन्ह हम कभी आपने देखा हो तो संबोधन में भी लगाते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है विस्मय सूचक, अरे अरे भो ये क्या हो गया। ऐसे जो विस्मय सूचक होते हैं ना, हर्ष शोक दुख, जो भी हम किसी भी रूप में विस्मय का सूचक हम करते हैं वहां पर, तो किसी भी रूप में हमारा विस्मय हो सकता है, वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है हमारा योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह का मतलब होता है एक प्रकार से जोड़ना। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है बच्चों? योजक का मतलब होता है जोड़ना। तो जहां पर जोड़ने की बात आती है, जब कोई दो सेंटेंस आपस में जोड़ने होते हैं, ठीक है, जहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तब हम इस प्रकार का चिन्ह वहां पर लगाते हैं। अब ये चिन्ह कैसा होता है ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का हमारा योजक चिन्ह होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। योजक चिन्ह आप देख रहे हैं तो इससे आपको पता लग जाएगा। केवल इसमें एक ऐसी डंडी सी खींचनी होती है, बस योजक चिन्ह इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा योजक चिन्ह हो जाता है। इसके बाद में हमारा आगे आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार का होता है। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, निर्देशक चिन्ह इस तरीका से होगा। ठीक है, निर्देशक चिन्ह आपका, हालांकि ये योजक चिन्ह जो होता है उसी तरह से है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। अब क्या अंतर है इसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण चिन्ह।
उदाहरण चिन्ह जो होता है वो उदाहरण, जैसे कि कोई भी हम उदाहरण देते हैं या किसी भी कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना होता है ना, तब हम कथन के आदि में और अंत में इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ऐसे चिन्ह। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने कुछ कहा तो हम उसमें लिखेंगे कि फला व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा गया है, राम शुक्ल चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया कि। अब जब हम इस प्रकार उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो हम उदाहरणवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं इस प्रकार के। तो हम ऐसे लगाते हैं, उसके बाद में उसने क्या कहा वो लिखते हैं, उसके बाद में अंत में भी इस तरीका के हम चिन्ह लगा देते हैं और बीच में उनका जो कथन है या वाक्य है वो बीच में आ जाता है। अभी हम उदाहरणों से समझाएंगे एक एक को, अभी तो सिर्फ संक्षिप्त में जान रहे हैं कि इनके चिन्ह कैसे होते हैं। आगे है विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह होता है जब हम किसी भी विषय के बारे में विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सबसे ज़्यादा हम प्रयोग इसी का करते हैं। ऐसे आप दो बिसर की तरह लगाओगे और आगे एक इस प्रकार का हम डंडा खींचते हैं। ये हमारा जो चिन्ह होता है वो होता है विवरण चिन्ह, यानी इसका प्रयोग जब विवरण या उदाहरण देते समय हम करते हैं इसका। ठीक है ना, तो ये कोई खास नहीं है, इसको हम अच्छे से जानते भी हैं। इसके बाद में होता है कोष्टक चिन्ह। अब एक कोष्टक चिन्ह होता है, इसमें हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो कोष्टक चिन्ह का जो हम उपयोग करते हैं तो वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई बात बता रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि वेद ऐसा होता है, तो हम वेद के विषय में कोष्टक में आगे बता देते हैं। जैसे वेदों के नाम, चारों के नाम हम बता देते हैं, या हमने कहा कि चारों वेदों में कहा गया है, तो अब चारों वेदों को हम कोष्टक के अंदर बता देते हैं, उनका नाम लिख देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा, तो हम कोष्टक के अंदर उसको स्पष्ट करने के लिए लिख देते हैं। आगे है त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद। ये कोई प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जैसे आपके सामने आ गया कि निम्नलिखित में से हंस पद से संबंधित चिन्ह है, तो हंस पद से संबंधित चिन्ह है तो हमें चिन्हों की पहचान होनी चाहिए सबकी, तभी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो हंस चिन्ह इस प्रकार का होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है आपका, इस प्रकार का हमारा चिन्ह बनता है। ऐसे मान लो कि जो बाई हम बनाते हैं अंग्रेजी का इस प्रकार से, इसको यदि हम उल्टा करते हैं तो हमारा चिन्ह बनता है हंस पद चिन्ह। ऐसे आपको समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद में हमारा लास्ट हमारा चिन्ह है संक्षेप सूचक का लाघव चिन्ह। तो वो इस प्रकार का होता है, हम जैसे टिपकी लगाते हैं ना बिंदी, इस प्रकार का हमारा होता है संक्षेप सूचक चिन्ह। ठीक है, तो हम जब किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके उसके आगे हम बिंदी लगा देते हैं ना। ऐसे हम कहते हैं, जैसे हमने लिखा कि डॉक्टर, अब डॉक्टर को हम पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो हम केवल डॉक लिख देते हैं, ऐसे डॉ, और ऐसे करके हम बिंदी लगा देते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि भाई यहाँ पर डॉक्टर आएगा। हमने लिखा विद्यालय, तो हम विद्यालय में वी लिखते हैं, फिर डॉट लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं संक्षेप सूचक। ठीक है, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाने कि कौन कौन से हमारे विराम चिन्ह होते हैं हिंदी के अंदर और उनका चिन्ह किस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अब हम इनको एक एक को समझते हैं। चलिए एक एक के बारे में हम जान लेते हैं संक्षेप में। अब देखो बच्चों, हम एक एक के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा चिन्ह किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं। वाक्यों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से इसको हम समझते हैं। आपको हमने कहा कि इसमें से कई प्रश्न बन सकते हैं आपके, तो निश्चित रूप से प्रश्न तो आएगा, क्योंकि इस बार जो नया पाठ्यक्रम आया है उसमें इसको जोड़ा गया है विशेष रूप से, तो ये आप फिक्स मान लो कि इसमें से सवाल तो जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं पूर्ण विराम। हालांकि आप जान चुके हैं, थोड़ा सा हमने अभी अब आपको संक्षेप में बताया था, लेकिन हम इस समय उदाहरणों से आपको समझाएंगे। तो पूर्ण विराम क्या होता है अच्छे से समझ लेंगे आप, और किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं उदाहरण के द्वारा समझ लेना। देखो, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहां पर प्रश्न पूछा जाए उसे छोड़ करके हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। अब प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर प्रश्न होता है वहां पर इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर। और बाकी सभी जगह जहां पर आपका वाक्य पूरा हो जाता है वहां पर आप इस पूर्ण वाक्य का प्रयोग कर सकते हो। जहां पर हमारा कोई भी वाक्य है जो पूर्ण हो चुका है वहां पर अंत में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं पूर्ण विराम का, लेकिन इसमें कहा है कि भाई जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां पर इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। तो ऐसे आपको समझना है। तो जो भी हम चाहे रीट लेवल 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में है आपकी हिंदी है, आपके जो सिलेबस में है, जैसे कि आप 1st लेवल में पढ़ रहे हैं, 2nd लेवल में पढ़ रहे हैं, यदि आपके टॉपिक है तो निश्चित रूप से आपके लिए ये उपयोगी है। ठीक है,
चलिए, तो अब देखो इसमें एक उदाहरण देते हैं और उदाहरण से हम समझते हैं कि किस प्रकार से हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर उदाहरण लिख रहा है हमारे सामने, सुबह का समय था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, सुबह का समय था। अब ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो हमने कहा जैसे वाक्य पूरा हो जाता है तो आप आगे लगाएंगे ऐसे, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, यानी कि हमारा वाक्य पूर्ण हो गया तो हम इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं पूर्ण विराम का। अगला है हमारा, भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है। अब ये वाक्य पूरा हो जाता है तो हम लगा देंगे इस प्रकार से पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम वाक्य पूरा होते ही लगा दिया जाता है। ठीक, आगे एक उदाहरण और है, लिखा है, वाह वाह कितना सुंदर चित्र है। अब देखो यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह भी लगाया हुआ है, तो वाह लिख रहा है ना, वाह, यहाँ पर हम इस प्रकार का चिन्ह लगाया है जो कि आगे आएगा हमारा, इसको विस्मय सूचक चिन्ह हम कहते हैं। लेकिन हमारा वाक्य पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो वाह कितना सुंदर चित्र है, ये वाक्य जैसे पूरा होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग इस प्रकार से हो जाता है। अब देखो यहाँ से आपका प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से गलत विराम चिन्हों का प्रयोग किसमें किया गया है, ऐसे आपके सामने सवाल आ सकता है। तो जैसे मान लो दे दिया कि भारत मेरा देश है। अब यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं दिया गया है और यहाँ पर आपके सामने कॉमा लगा दिया, ठीक है, या फिर और कोई चिन्ह लगा दिया। अब आपको बताना है कि भाई ये कौन सा चिन्ह है जो गलत प्रयोग में आया है, तो इस प्रकार से आपको पहचान करनी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया एक हमारा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद में दूसरे वाला कौन सा है उसको हम समझते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पर आता है हमारा अर्धविराम। कौन सा आता है, अब देखो बच्चों सेकंड नंबर पे आता है अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। हाँ, पूर्ण विराम जितनी देर न रुक करके उससे कुछ कम समय रुकना हो तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि जिस प्रकार हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, तो कह रहे हैं कि पूर्ण विराम जितनी देर न रुक करके, यानी पूर्ण विराम में जितना हम रुकते हैं, ठीक है, तो पूर्ण विराम में हम जितना समय रुकते हैं, यदि उतनी देर न रुक करके उससे कम समय रुकना हो हमें, ठीक है, जितना हम पूर्ण विराम में रुकते हैं यदि उससे कम हमें रुकना होता है तो वहां पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ये इसका मतलब है सीधा सीधा। फिर आगे लिखते हैं कि इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, भगत सिंह नहीं रहे। ठीक है, अब भगत सिंह नहीं रहे, ये हमारा वाक्य एकदम पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होगा, क्योंकि हमें आगे भी कुछ कहना है। भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम तो नहीं लगाया, क्योंकि पूर्ण विराम लगाने पर तो वाक्य पूरा हो जाता है, इसलिए हमने पूर्ण विराम तो नहीं लगाया। ठीक है, तो हमने कहा भगत सिंह नहीं रहे। अब इसके बाद में आगे हम इसको पूरा कर रहे हैं, वे अमर हो गए। अब यहाँ पर पूरा वाक्य हो जाता है, तो हमने आगे पूर्ण विराम भी लगा दिया है। तो ऐसे करके हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अगला इसमें एक उदाहरण है, नदी में बाढ़ आ गई। क्या है, नदी में बाढ़ आ गई। अब नदी में बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं अर्ध विराम का। अब अर्ध विराम का हमने प्रयोग कर दिया यहाँ पर। अब देखो आगे हम इसमें और बता रहे हैं कुछ, कि सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। सभी अपना घर बार छोड़ करके जाने लगे। तो आगे जो वाक्य लिख रहा है, ये हमारा पूरा कंप्लीट वाक्य यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग लास्ट में कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आपने समझा बच्चों कि जहाँ पर हमें पूर्ण विराम के बराबर हमें नहीं रुकना होता है, तो उस स्थान पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, और जहां हम रुक जाते हैं या हमारा स्टॉप रहता है, वहां हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते ही हैं। तो इस प्रकार से हमने दो जान लिए, एक तो जाना हमने पूर्ण विराम और दूसरा जाना अर्ध विराम। दोनों के बारे में हम जान चुके हैं। अब देखते हैं आगे अगले के बारे में। को स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अल्प विराम है हमारा तीसरा। अल्प विराम का मतलब क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग कैसे करते हैं, तो देखिए अल्प विराम का प्रयोग
अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने या फिर उपवाक्य को अलग करने या फिर उदाहरण से पूर्व या उपाधियों से पूर्व या संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। ये इसका मतलब है सीधा सीधा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अल्प विराम का जो प्रयोग हम करते हैं वो हम अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। जहां हम कम समय के लिए रुकते हैं, यानी कि कम समय का मतलब अर्धविराम से भी कम समय। हमने बताया कि जहां पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो तो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, और अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकना हो तो वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने में या उपवाक्य को अलग करने में या उदाहरण से पूर्व इसका हम प्रयोग करते हैं या उपाधियों से पूर्व इसका प्रयोग करते हैं या संबोधन और अभिवादन के बाद भी स्थानों पर कई बार प्रयोग होता है। ठीक है, ये अल्प विराम होता है। अब अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है ये तो आप देख ही रहे हैं। अल्प विराम का चिन्ह हमारा इस प्रकार का होता है, जो हम इसको कॉमा का प्रयोग बोल सकते हैं। जैसे कॉमा लगाते हैं ना हम, वही एक प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कोई भी उपवाक्य है, कोई भी वाक्य हम जोड़ रहे हैं तो ऐसा हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अब देखो आगे हमारा चौथे नंबर पे आता है। देखिए चौथे नंबर का कौन सा है, इसको भी देखते हैं। चौथे नंबर पे आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। हमारा कौन सा आता है? प्रश्न सूचक चिन्ह है 4 नंबर पे। अब प्रश्न सूचक चिन्ह में क्या आता है? प्रश्न का चिन्ह लग जाएगा। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। और प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वही हम इसका प्रयोग करेंगे। यानी कभी कभी संदेह, अनिश्चय या व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में लिख करके भी प्रयोग में किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ऐसे कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे हमें कोई संदेह हो या फिर अनिश्चय या व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति प्रकट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कोष्टक बनाते हैं और कोष्टक के बीच में ऐसे लिख करके हम इसका प्रयोग कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम अनिश्चय स्पष्ट करते हैं कि भाई निश्चय नहीं अभी इसके बारे में कुछ भी, या फिर हम व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति प्रकट करना चाहते हैं वहां पर, तब हम इसका ऐसा प्रयोग करते हैं। नहीं तो मोस्टली जो सामान्य रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं वो सेंटेंस के बाद में किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अब यहां पर वाक्य पूरा हो जाता है। अब यहां पर हम पूर्ण विराम तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहां प्रश्न हो रहा है। अब जब प्रश्न हो रहा है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसी को कहते हैं आप प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यहां पर देखिए ये प्रश्न सूचक चिन्ह आपका लगा हुआ है। ऐसे ही आगे है आपका दूसरा उदाहरण, तुम कब आओगे। तुम कब आओगे, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है यहां भी प्रश्न है, तो प्रश्न है तो इसीलिए प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में जानकारी पूरी हो जाती है। अब देखते हैं अगला। अब देखो अगला है इसमें विस्मय सूचक चिन्ह। अब विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है उसके विषय में जानते हैं। विस्मय सूचक का देखिए लिखा हुआ है कि जैसे कि खुशी है, हर्ष है, घृणा है, दुख है, करुणा है, दया है, शोक है, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है, जब हमें खुशी या फिर कोई खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय, आश्चर्य, ठीक है, आदि भावों को प्रकट करना होता है तो इन भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं और संबोधन के बाद में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा वाह कितना सुंदर पक्षी है, वाह कितना सुंदर पक्षी है, हमने कहा जैसे वाह, तो हमने वाह कहा तो इसके बाद में हमने ऐसे चिन्ह लगा दिया, वाह कितना सुंदर पक्षी है, अरे, ओहो, ऐसे जो हम विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस स्थिति में अब देखो एक उदाहरण है, अरे तुम आ गए, तो यहां पर क्या है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। ठीक है, और पहले वाले में क्या हो रहा है, वाह कितना सुंदर पक्षी है, यहां पर खुशी की मतलब स्थिति बन रही है। और दूसरे वाले में अरे तुम आ गए, अच्छा, यहां पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है, तो आश्चर्य प्रकट हो रहा है तब भी यहां पर हम इसी का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम विस्मय सूचक का प्रयोग करेंगे।
आगे है ओहो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब यहाँ पर दुख प्रकट करने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो ऐसे करके हम विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यदि आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि यहाँ पर विस्मय सूचक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है या किस वाक्य में उचित ढंग से हुआ है या किस में उचित प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है इसमें योजक चिन्ह। ठीक है, अब योजक चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं और योजक चिन्ह कौन सा होता है, चलिए देख लेते हैं। लिखते हैं इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य, युग्म आप जानते ही हैं, युग्म का मतलब जोड़े में होते हैं। जो युग्म यानी कि जोड़े वाले जो शब्द होते हैं, जैसे रात दिन है, दुख सुख है, ठीक है ना, आना जाना, खाना पीना, माता पिता, ऐसे जो शब्द रहते हैं युग्म वाले, जोड़े वाले शब्द रहते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि युग्म शब्दों के मध्य में या फिर दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पीला सा, ऐसा प्रयोग हो तब भी हम करते हैं। लाल सा, नीला सा, या फिर खेलते खेलते, दुख सुख, आना जाना, रोना धोना, ठीक है, सीधा साधा, ऐसा जब हम प्रयोग करते हैं जो युग्म वाले होते हैं तो वहां पर हम योजक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। और योजक का चिन्ह आप जानते हैं इस प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा है यहां पर, देखिए ये देखो, सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। अब यहाँ पर सुख और दुख जो शब्द हैं इनके बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये युग्म शब्द हैं। इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही है, सफलता पाने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ता है या दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो दिन रात के मध्य में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इस प्रकार हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं जहां पर युग्म शब्द होते हैं हमारे जोड़े वाले, ठीक है, इस प्रकार से हम प्रयोग कर देते हैं। अगला देखते हैं, देखिए अगला है निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह में क्या होता है, देखिए जिस प्रकार हम ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे ये हाइफन सा, ऐसे इस प्रकार का हमारा चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह ऐसा। अब देखो इसमें हम प्रयोग कब लेते हैं, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने या उदाहरण देने, किसी का नाम जैसे कि कवि लेखक आदि का हो सकता है, तो किसी का नाम लिखने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए उदाहरण देखिए, इसमें हम स्पष्ट करते हैं आपको उदाहरण से। देखिए लिखते हैं कि हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, ठीक है। अब हमने लिख दिया कि हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए। अब हमें बताना है कि कौन कौन हुए। यही तो कह रहे हैं कि किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद में, अब सूचना देने वाला वाक्य हो गया हमारा ये, तो वाक्य के बाद में या किसी कथन को उद्धृत करने या उदाहरण देने के या किसी का नाम लिखना हो तब हम इसका प्रयोग कर देते हैं। तो हमने लिखा कि हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, उदाहरण दे रहे हैं कैसे, देशभक्तों में जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि, ठीक है। आगे एक उदाहरण है, माँ ने कहा। अब माँ ने कहा, अब आगे हो गया ना ये, तो हम क्या निर्देश दे रहे हैं एक प्रकार से, तो यहाँ पर आगे हमने प्रयोग कर दिया निर्देशक चिन्ह और फिर कहा कि बड़ों का आदर करना चाहिए। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ऐसे वाक्य दे सकते हैं वो, और आपसे पूछ सकते हैं भैया ये प्रयोग जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है कि नहीं हुआ है, या अशुद्ध प्रयोग कहाँ पर हुआ है, अनुचित विराम चिन्हों का प्रयोग किस जगह पर हुआ है, या उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किस स्थान पर हुआ है। ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो इस प्रकार से सवाल तो यहाँ से निश्चित आने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों अगला है हमारा उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह क्या होता है, उदाहरण चिन्ह हमने आपको बताया। तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग हम ऐसे करते हैं जैसे कि जो हमारा कॉमा लगाते हैं ना, तो कोई बात कहनी होती है तो हम पहले स्टार्टिंग में लगा देते हैं और उसके बाद में लास्ट में भी हम कॉमा लगा देते हैं, और जो कथन होता है वो बीच में रह जाता है, उसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। किसी के देखो
मतलब क्या है, किसी के कहे कथन या फिर वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि में, आदि का मतलब होता है शुरू में, ठीक है, स्टार्टिंग में, और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण चिन्ह जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार आपके इस प्रकार से होते हैं। देखो, इसमें पहला तो होता है एक हरे। एक हरे में आपके केवल एक ऐसे आएगा, ठीक है, और दो यदि आपका दोहरा वाला होता है, उस दोहरे वाले में आपके ऐसे दो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हरा हो गया और एक दोहरा हो गया। एक हरे चिन्ह का प्रयोग जो होता है वो विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कोई विशेष नाम हो, कोई विशेष व्यक्ति का नाम है या कोई ग्रंथ का नाम उपनाम है या ग्रंथ का नाम है या किसी का उपनाम है, तब हम वहां पर प्रयोग करते हैं। समझ गए बात को? ऐसे हम प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि जबकि किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो किसी ने जैसा का जैसा कहा, जैसे हमने कहा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि, अब श्री कृष्ण भगवान जैसा कहते हैं वैसा का वैसा हम लिखेंगे, तो हम डबल वाले का प्रयोग करेंगे ऐसा, ठीक है, ऐसा हम प्रयोग वहां पर कर देते हैं। और यदि हमें बताना है सिर्फ जैसे कोई विशेष व्यक्ति का नाम बताना है या फिर किसी ग्रंथ का नाम बताना है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि रामायण वाल्मीकि के द्वारा रचित है, या हमने कहा कि महाभारत सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है या सबसे बड़ा ग्रंथ है, ऐसा हमने नाम लिया वहां पर, तो हम वहां पर इकहरा वाला जो प्रयोग करते हैं ऐसे इकहरा प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसको बताने के लिए, ठीक, ऐसे हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखो, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब यहाँ पर देखो गोदान लिखा है और यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है एक हरे वाले का, तो एक एक ऐसे हमने कर दिया। आगे है दूसरा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो हमने कहा कि जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना होता है तो वहां पर हम डबल वालों का प्रयोग करते हैं, यानी दोहरे चिन्ह का हम प्रयोग वहां पर करते हैं, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं और एक दो और बचे हैं, उनको भी जान लेते हैं। देखो अगला है हमारा, अगले में लिखा हुआ है विवरण चिन्ह। क्या है बच्चों? विवरण चिन्ह है। अब विवरण चिन्ह क्या होता है देखते हैं। इसका मतलब है, देखो, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। बस विवरण का मतलब है उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम कोई भी उदाहरण दे रहे हैं तो हम ऐसे लगा देते हैं ना, इस तरीका का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम इसका, तो विवरण चिन्ह का। जैसे देखो उदाहरण दे रहे हैं इसमें, गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। अब 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार का प्रयोग करेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार का प्रयोग करके लिख देते हैं, गांधी जी ने 3 बातों पर विशेष रूप से बल दिया, तो आगे हम प्रयोग करेंगे विवरण चिन्ह का, फिर हम उन 3 बातों का विवरण देंगे वहां पर, ऐसे इसका मतलब होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया। आगे देखो, अगला है हमारा, ये देखिए कोष्टक। कोष्टक चिन्ह, हमारा कोष्टक चिन्ह का हम प्रयोग कैसे करते हैं और कब करते हैं, तो इसके लिए है आपको ध्यान में रखना है कि वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग कर देते हैं। सिंपल सी बात है, कोई नहीं, हम बहुत सारे, जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, कुछ भी हम गद्य लिख रहे हैं, तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? जो हम लिख रहे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए, कि और अच्छे से स्पष्ट हो जाए, इसलिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि चारों वेदों में ये कहा गया है, तो चारों वेद कौन से हैं इसको स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक में उनका नाम लिख सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पर बता देते हैं। हमने कहा कि राम के पुत्र ने ये कहा। अब राम के पुत्र के आगे हम स्पष्ट करने के लिए और अच्छा समझाने के लिए राम के पुत्र के आगे कोष्टक बना के नाम लिख देते हैं, राम के पुत्र का नाम, लव या कुछ जो भी रहेगा, ऐसे हम स्पष्ट करते हैं। इसमें उदाहरण देखते हैं, उदाहरण भी दिया है, ये देखो, जहां चारों वेदों, देखो लिखा है ना, जहां चारों वेदों, तो चारों वेदों के बारे में हमने कोष्टक में नाम लिख दिया कि साम, ऋक, यजु, अथर्व की महत्ता बताई है, जहां चारों वेदों की महत्ता बताई है। अब यहां पर चारों वेदों का नाम लिख दिया कोष्टक के अंदर, क्यों? इससे स्पष्टता आ जाए, अच्छे से समझ जाए कि ये 4 वेद हैं कौन से, इसलिए ऐसा किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम केवल
दो के बारे में और चर्चा करेंगे। उसी के साथ में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि रीट की एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार नया जोड़ा गया हिंदी के अंदर। तो आप इसको अच्छे से सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल से आप फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे हिंदी, संस्कृत और साइकोलॉजी की। चलिए अगला है हमारा, देखिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद। यहां से भी प्रश्न बनता है कि त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पद कौन सा होता है, या किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, या कहां पर इसका उपयोग हम करते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगा करके ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद भी कहते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है बच्चों, जैसे हम कभी कभी कोई वाक्य लिख रहे हैं, कुछ भी गद्य लिख रहे हैं और लिखते लिखते उसमें हम कई बार कुछ भूल जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है या कुछ हम लिखने में ही छोड़ देते हैं। अब उस समय हम क्या करते हैं भाई, वहाँ हम पूरे लाइन को तो नहीं काटें, तो हम उस शब्द को या तो जो गलत लिखा गया उसको काट करके हम सही कर देते हैं और ऊपर की तरफ हम नया शब्द लिख देते हैं जो सही वाला होता है। तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं फिर वहाँ पर। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण लिख रहा है कि श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई। श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई। राम शाम के साथ पार्क में घूमने गए। ठीक है, राम शाम के साथ में पार्क में घूमने गए। तो ये कह रहे हैं कि जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगा करके ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। अब मान लो कोई भी यहाँ छूट जाता, जैसे राम, अब देखो यहाँ पर तो इसको स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, कोई भी वाक्य ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि राम और मोहन, ठीक है, राम और मोहन प्रतिदिन जाते हैं। अब इसमें हम जाते हैं लिख तो दिया हमने, लेकिन वाक्य में कुछ चीज़ छूट गई हमारी, एक कहाँ जाते हैं ये चीज़ हम छोड़ दी हमने। तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पर जैसे वाक्य बना हमने लिखा है और जहाँ पर हम जाते हैं लिखा है, वहाँ पर हम देखो एक, चलो इसको बनाई देते हैं, हम लिख कर बता ही देते हैं। से लिखते हैं राम और मोहन, ठीक है, जाते हैं। अब ये हमने लिख दिया वाक्य, लेकिन हम इसमें एक चीज़ छोड़ दी हमने, एक चीज़ हम भूल गए कि कहाँ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखना चाहते हैं, मान लो हमें लिखना था ये कि कहाँ जाते हैं, ये भी हमें बताना था, तब की हम स्थिति बता रहे हैं, तो हम यहाँ लिखना था वो, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देंगे ऐसे, जैसे कि हम अभी आपको चिन्ह बता ही दिया, इसमें इस प्रकार का चिन्ह हम ऐसे कर देते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर हम चिन्ह का प्रयोग करके और फिर आप इसको यहाँ पर बता देंगे जो भी है, कहाँ जाना चाहते हैं, चिन्ह का प्रयोग करके और इसको हम लिख देते हैं शब्द को। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक लास्ट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ये संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी शब्द का संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके उसके आगे बिंदी लगा देते हैं। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे प्रश्न बन जाता है कि शून्य लाघव चिन्ह कौन सा होता है, या शून्य लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, शून्य लाघव चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, या शून्य लाघव चिन्ह से युक्त पद कौन सा है या कौन सा नहीं है, या शून्य लाघव चिन्ह का समुचित प्रयोग किस में हुआ है या उचित प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चों, इसलिए आपको हर एक एक को समझना है, हर बात को आपको क्लियर से स्पष्ट रखना है, तभी जाकर के आपका एकदम करेक्ट होगा सब कुछ, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। तो देखो उदाहरण से इसमें हम देखते हैं, जैसे लिखा है बीए, तो बीए लिखा है, बी लिखा और आगे ऐसे डॉट लगा दिया बिंदी, इसी को हम कहते हैं संक्षेप सूचक। ऐसे लिखा अनुष्का शर्मा है, या फिर पंडित लिखा हमने रामस्वरूप शर्मा और पंडित में हमने इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, ऐसे हम डॉक्टर लिखते हैं या फिर और भी कई नाम लिखते हैं, जैसे बीए लिखते हैं, हम विद्यालय लिखना चाह रहे हैं लेकिन हम कई बार शॉर्ट में वी लिख देते हैं और बिंदी लगा देते हैं, उसी को हम कहते हैं संक्षेप सूचक चिन्ह। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमने इसमें जाना कि कौन कौन से हम हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं और कैसे इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके विषय में भी हमने आपको साथ साथ में बताया। आशा करते हैं कि आप इसमें बिल्कुल अच्छे से सुन चुके होंगे और आप अच्छे से जान चुके होंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करते हैं आपने बढ़िया सुन लिया होगा।
और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पुनः अग्रिम आपके लिए शुभकामनाएं, और आपके अपने यूट्यूब चैनल लखनमाली में बहुत ही आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिंदी से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित, उनको हम यहाँ पर बिल्कुल आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर टेस्ट मॉडल पेपर जो होंगे वो भी यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। फ्री में आप ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आपने सुना। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मिलेंगे आपसे पुनः अगले टॉपिक के साथ।